धन्य है वो पिता जो अपने कंधों पर जवान शहीद बेटे की अर्थी स्वाभिमान भरे सीने के साथ उठाते हैं। नमन है उन माताओं को जो हंसते हंसते अपने लाल को युद्ध में भेजती हैं। सलाम है उन सुहागिनों को जो देश के स्वाभिमान के लिए अपने सिंदूर को दांव पर लगाती हैं। भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले राष्ट्र रक्षकों के परिवार की पीड़ा में सारा देश उमड़ता है। पिछले 11 वर्षों की तरह इस वर्ष भी हमने वीरता और बलिदान का अलख जगा रखा है। हम आपस में बैठे सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात है कि हमेशा ऐसा समझा जाता है कि मीडिया हमेशा पुलिस के खिलाफ रहती है, और हम, क्योंकि हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, हम हमेशा पुलिस के खिलाफ चलते हैं या उनके खिलाफ स्टोरीज करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जहां पर हम उनकी आवाज़ आगे रख सकें, उनकी बातें, उनके काम आगे रख सकें आप लोगों के समक्ष, जिनके चलते समाज के अंदर किस तरीके का अच्छा इम्पैक्ट, अच्छी सोच, अच्छा बदलाव लेके आना चाह रहे हैं। तो इस सोच के साथ हमने शौर्य सम्मान शुरू किया था, और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि ITV नेटवर्क की तरफ से, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, संडे गार्डियन, आज समाज, हर एक अपने प्रोडक्ट की तरफ से कि आने वाले समय में हम ये काम लगातार निरंतर करते रहेंगे, और बाकी स्टेट्स में भी करेंगे, हरियाणा में भी करते रहेंगे, और आप सबका सहयोग चाहिए होगा इसके लिए। कश्मीर के पुंछ में शहीद से लेकर यही पुलवामा कटेगा के बलिदानी तक, छत्तीसगढ़ के यही दंतेवाड़ा कटेगा में नक्सलियों पर कहर बनकर टूटने वाले जवानों की कुर्बानियों से लेकर हाँ, तो यहाँ बैठ के लंच कर रही हूँ ना, 1965 बुला और लेना। 1971 के युद्धों में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले जवानों की शौर्य और शहादत तक, इंडिया न्यूज भारत माता के अनमोल रत्नों का सम्मान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की पताका लहरा रही है। सत्ता संभालने के 1 वर्ष बाद ही शौर्य सम्मान के मुख्य अतिथि के तौर पर जब योगी आदित्यनाथ आए थे, तभी उन्होंने अपराध के खिलाफ शंखनाद कर दिया था। जिस उत्तर प्रदेश से निवेशक भागता था, उद्योगपति भागता था, व्यापारी भागता था, किराना से, कांधला से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, क्या अराजकता थी, आज वहां पर कोई प्लान करने के लिए धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता। आज बहुत सारे जो पेशेवर अपराधी थे, या तो उनको जहां जाना था वहां पहुंच गए हैं, या वे लोग आज ठेला लगा करके सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, खोमचा लगा रहे हैं, जूता पालिश कर रहे हैं। ये भी रोजगार हो गया। बेरोजगार नहीं, उनको सही रास्ते पर लाने का कार्य किया है। प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, महिलाओं के लिए खतरा बनने वाले बदमाशों में भय भरने का काम करने वाली और आम जनता को भयमुक्त करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जो कभी असंभव माना जाता था, वो आज की सच्चाई है। इस वातावरण को तैयार करने में सराहनीय योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और जवानों के शौर्य का भी हम सम्मान कर रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर दीपावली मनाते हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर अभय दीप जलाते हों, उस देश में ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज के माध्यम से अक्षत पराक्रम और महान बलिदान की अमर गाथा को लेकर चल रहा है। इसका नाम है शौर्य सम्मान। परिवारों का स्वागत हमारे लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। उनकी बलिदानी परंपरा ने देश को सुरक्षित और गौरवपूर्ण बनाया है। आपका त्याग और समर्पण देश की असली पूंजी है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा आपके साथ खड़े हैं, और आपके इस अमर बलिदान को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और जैसे कार्तिकेय जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी से ITV नेटवर्क का रिश्ता बहुत पुराना है। 2018 में जैसे आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ही मुख्य अतिथि थे, और आज भी शौर्य सम्मान के लिए वो मुख्य अतिथि यहाँ हैं। मगर जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो रोग और जिसका प्रकोप फैला हुआ था, उसको नष्ट करने का जो संकल्प योगी जी ने लिया था और पूर्ण भी किया, उसमें ITV फाउंडेशन ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसका योगी जी ने भी सराहनीय किया है।
अब मैं सम्मान समारोह की ओर बढ़ना चाहूंगा और उसके लिए मैं शक्ति राणा शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूं मंच पे। हरियाणा की कालका विधानसभा से बीजेपी की विधायक है, आपसे भी निवेदन है कि आप सम्मान समारोह के लिए मंच पे आएं। अब जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस पल का वक्त आ चुका है। सम्मान समारोह का शुभारंभ किया जाए। और सम्मान समारोह का शुभारंभ करेंगे और मंच पर सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे शुभम त्रिपाठी, जो कि शहीद पंकज त्रिपाठी के छोटे भाई हैं। महाराजगंज उत्तर प्रदेश से आते हैं। त्रिपाठी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। पंकज त्रिपाठी ने बटालियन 53-1 को 2012 में ज्वाइन किया था। शहीद पंकज त्रिपाठी महाराजगंज जिले के हरपुर के टोला बेलहिया के रहने वाले थे। अब आगे हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे राजमती देवी श्याम नारायण यादव, शहीद जवान रमेश यादव के पिता। वाराणसी के रहने वाले रमेश यादव 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद रमेश यादव वाराणसी के तोफापुर गांव के रहने वाले थे। 2016 में रमेश यादव ने सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। शहीद रमेश यादव का एक 10 साल का बेटा है। अब मैं अनीता तिवारी जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। ये शहीद हेड कांस्टेबल शशिकांत तिवारी जी की पत्नी हैं। सीआरपीएफ का हिस्सा रह चुके हैं शशिकांत तिवारी जी। शहीद शशिकांत तिवारी 18 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट में शहीद हुए थे। शशिकांत तिवारी को 1991 में सीआरपीएफ की 291वीं बटालियन में तैनाती मिली थी। शहीद शशिकांत तिवारी उन्नाव के ओमनगर सिविल लाइन इलाके में रहते थे। परिवार में 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रभावती देवी, पत्नी है, वो पुलिस उपनिरीक्षक शहीद अनिल कुमार मौर्य की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 अप्रैल 2018 को शहीद उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के नरैनी गांव के निवासी सीआरपीएफ की 212 बटालियन में शामिल अनिल कुमार मौर्य के नाम से नक्सली कांपते थे। ये छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 अप्रैल 2018 को शहीद हुए। शहीद अनिल कुमार मौर्य की पत्नी प्रभावती का एकमात्र मकसद बच्चों को देश की सेवा के लिए तैयार करना है। पार्वती देवी जी मंच पे हैं। ये लांस नायक शहीद राजेश कुमार यादव जो बलिया से आते हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। राजेश कुमार यादव 18 सितंबर 2016 में उरी में शहीद हुए थे। वो 2003 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। बलिया के दुभड़ के रहने वाले थे। शहीद राजेश कुमार की 3 बेटियां हैं। पत्नी पार्वती देवी बेटियों को अफसर बनाना चाहती हैं। तीनों बेटियां केंद्रीय विद्यालय बलिया में पढ़ाई कर रही हैं। शमा देवी, शहीद सिपाही हर्षवर्धन सिंह की पत्नी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। जम्मू कश्मीर में कायर आतंकवादियों के हौसले पस्त करने वाले हर्षवर्धन सिंह विशेन बारामूला में 58 RR में तैनात थे। 2005 में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए। घर में 2 बच्चे हैं और दोनों की पिता की तरह देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने की चाहत है। राजनाथ यादव जी, शहीद कांस्टेबल राम समुज यादव जी जो आजमगढ़ से आते हैं, उनके पिताजी हैं मंच पे। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। करगिल युद्ध में आजमगढ़ जिले के शहीद राम समुज यादव ने अदम्य साहस से बहादुरी की जो मिसाल पेश की, वो हर किसी के वश की बात नहीं थी। 30 अगस्त 1999 को करगिल में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हुए राम समुज ने सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने 1997 में गोपी चंद्र पांडे जी मंच पे हैं। शहीद मनोज पांडे जी के ये पिता हैं। महज 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, बदल दी करगिल युद्ध की दशा। शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने खालू। सुमित्रा देवी जी, शहीद लांस नायक रंजीत सिंह की पत्नी, गोरखपुर से आते हैं। रंजीत सिंह श्रीलंका में रसेश्वरी ऑपरेशन बहू के को दौरान शहीद हुए थे। रसेश्वरी बहू को ऑपरेशन मंच पे श्रीलंका के बुलाता लिए हूं। 1989 में चलाया गया था।
शहीद रंजीत सिंह 1979 में ये सेक्शन फाइव कमांडर पैरा शहीद डेल्टा राजा सिंह कंपनी की में शामिल बहू हुए हैं थे। जो कि इस रंजीत अवार्ड सिंह को गोरखपुर माननीय में मुख्यमंत्री जी खजनी से ग्रहित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। 1971 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में फकीराहत ब्रिज के पास दुश्मन बख्तरबंद बंकर के साथ घात लगाए बैठा था। सेना में सेक्शन कमांडर राजा सिंह ब्रिज के पास पहुंचे तो भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। तभी देवी प्रकाश सिंह जी को भी मैं अब बुलाना चाहूंगा मंच पे। अयोध्या के रहने वाले देवी प्रकाश सिंह ने महज 28 साल में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दुश्मनों से ये आज जीवित हैं, जिंदा है हमारे अगले शौर्य सम्मान के अवॉर्डी मेजर धीरेन्द्र नाथ सिंह जी, वीर चक्र। सन 1965 भारत पाकिस्तान जंग अद्भुत युद्ध कौशल, साहस और नेतृत्व क्षमता के कारण पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त करने वाले मेजर धीरेन्द्र नाथ सिंह को वीर चक्र से सम्मानित। उर्मिल तुली जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पे। शहीद नरेंद्र तुली जी की पत्नी। अब हम आगे बढ़ते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे उन बहादुर 5 पुलिस अफसरों को जिन्होंने उमेश पाल के जो हत्यारे थे असद एक मैं उन सबको बस पढ़ के एक और हमारी जो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करने वाले असद और गुलाम को यूपीएसटीएफ के जांबाजों ने एनकाउंटर में चंद्रावती मार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। चंद्रावती जी का आप तालियों से स्वागत करें। 5-5 लाख इनके परिवार के वीर बलिदान को हम आज नमन कर रहे हैं। इस एनकाउंटर में शौर्य का परिचय देने वाली टीम को गैलेंट्री पूरा आईटीवी अवार्ड से नेटवर्क जो नवाजा है गया। इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है, इनकी बलिदानी परंपरा को नमन कर अब रहा है। अब 3 और हमारे जो खास मेहमान हैं हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के खास निवासी हैं विनीत कुमार सिंह जी को मैं बुलाना चाहूंगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, ये अभिनेता हैं। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का खिताब इनको दिया जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के विनीत कुमार सिंह। विनीत कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है पूरे देश में। बहुत बहुत बधाई आपको। कुशाल टंडन को अब मैं बुलाना चाहूंगा। कुशाल टंडन लखनऊ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ टीवी एक्टर का खिताब इनको मिलता है। उत्तर प्रदेश का डंका जो है उन्होंने बुलंद किया है टेलीविजन इंडस्ट्री में। कुशाल आपको बहुत बहुत बधाई। बरसाते बेहद जैसे अनेक शोज का हिस्सा रह चुके हैं ये। आना कुमरा जी हमारी आखिरी अवॉर्डी आज की, मैं आपको भी बुलाना चाहूंगा। इनका खास नाता है उत्तर प्रदेश पुलिस से। इनकी माँ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में थी, 40 साल से ज्यादा सेवा दे चुकी हैं। लखनऊ से आती हैं आना कुमरा। इनको उत्तर प्रदेश का जो ये डंका बुलंद कर रही हैं, प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश है, उनको उनके लिए आज आपको अवार्ड देते हैं। बहुत सक्सेसफुल फिल्में और टीवी शोज, ओटीटी शोज के हिस्सा रह चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करता हूं आप मंच पे स्टेज। और शक्ति रानी जी आपको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं फॉर बीइंग हियर टुडे। अब हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, हम सब तहे दिल से आपके आभारी प्रकट करते हैं और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपका मार्गदर्शन आज मिले। आपके संबोधन के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं महाराज जी मंच पे। तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाए इनके आज के खास संबोधन के लिए। आईटीबी के शौर्य सम्मान 2025 के आज के इस कार्यक्रम में आईटीबी के एमडी और माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आईटीबी के सीईओ श्रीमती ऐश्वर्या पंडित जी, आज के इस समारोह में उपस्थित
उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, कालका सीट हरियाणा की माननीय विधायक और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आईटीबी को शौर्य सम्मान की इस श्रृंखला को अनवरत जारी रखने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन बहादुर जवानों ने देश की रक्षा के लिए, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए यहां पर सम्मानित होने वाले उन सभी बहादुर जवानों, शहीद परिवारों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत की परंपरा इस बारे में हमेशा से हमें प्रेरित करती रही है कि शहीद का बलिदान कौम की जिंदगी होती है। देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान होने वाली ये लंबी श्रृंखला सदैव से समाज को एक नया जीवन देती रही है। और इसीलिए तो जब आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आगामी 25 वर्ष का एक लक्ष्य रखा, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा कि इसके लिए हर भारतवासी को, अगर भारत को एक विकसित भारत बनाना है, 2047 में जब यह देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत चाहिए? उस विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय जो पंच प्रण की बात की, उस पंच प्रण के जो मुख्य बातें थी, उनमें गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करना और सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान देना। ये तीन बातें उनमें से बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद करिए, वह जवान सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह के बगैर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। हम जब यहां बैठे हुए हैं, इस कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं, इस समय भी देश की सीमाओं पर जहां पर टेम्परेचर -20, -25, -10 पहुंचा है, सजग होकर के भारत माता के वे जवान भारत की रक्षा करने के लिए सजग रूप में दिन रात खड़े होकर के हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण शीतलहरी की चपेट में है, लेकिन भीषण शीतलहरी के बावजूद भी हमारे सुरक्षा बलों के जवान, पुलिस बलों के जवान, वे निरंतर पेट्रोलिंग में रह करके आम जन के मन में सुरक्षा का एक भाव पैदा करते हैं। और अगर सुरक्षा का इस एहसास कराने वाले आर्मी के हों, पैरामिलिट्री के हों या पुलिस बल के उन जवानों का
समाज सम्मान नहीं करेगा या शहीद परिवारों के बारे में समाज अगर सोचेगा नहीं, तो स्वाभाविक रूप से यह हम अपने राष्ट्रीय दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पा रहे। और मैं आईटीवी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1965 और 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में भी शहीद हुए परिवारों को या उन युद्धों में भागीदार बने हुए उस समय भारतीय सेना के जवानों को आज यहां सम्मान दिया। समय समय पर देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर हुए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन का भाग रहे या उनको नेतृत्व देने वाले उन जवानों को जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके परिवार उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच हैं, उनका सम्मान दिया। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और जब इस सम्मान की बात उसके साथ जोड़ते हैं, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, पहली आवश्यकता होती है। उसके बगैर सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। एक समय रहा होगा जब सतयुग रहा होगा, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ सब लोग धार्मिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के अनुरूप वातावरण बदलता गया और फिर व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी समय समय पर बनती रही, बिगड़ती रही। और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता का एहसास हो, लेकिन हमारी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बने, इसके लिए इस देश ने जब आजादी का एहसास और आजादी के पूर्व देश की एक संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने भारत को एक संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के शिल्पी के रूप में जो संविधान हमें दिया, इसके अनुसार सुरक्षा की पहली शर्त सुशासन है और उस सुशासन की स्थापना के लिए जो जवान दिन रात एक करके कार्य करते हैं, लगे रहते हैं, उनको सम्मान देना, ये वास्तव में अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने जैसा है। और आज ये कार्य आईटीबी यहां पे कर रहा है। मुझे बताते हुए आप सबके सामने कोई संकोच नहीं, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने है और आज का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने है। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट था, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसके पास नौकरी भी नहीं थी, रोजगार भी नहीं था। प्रदेश की पहचान एक दंगाग्रस्त और अराजक प्रदेश के रूप में थी। आज उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश के रूप में है। और सुरक्षित उत्तर प्रदेश का एहसास कैसे होता है? आज आप देखते होंगे कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। तंत्र वही है, केवल सरकार के चेहरे बदल गए। ये वही प्रदेश जहां पहले कोई निवेश नहीं करता था, ये वही प्रदेश जहां पे 2017 के पहले एक भी परीक्षा ऐसी नहीं थी जिसकी शुचिता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न न खड़े हुए हों। ये वही प्रदेश है जहां का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर होता था।
ये वही प्रदेश है जहां पर प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 बड़े बड़े दंगे होते थे। आज उस प्रदेश में हम कह सकते हैं कि दंगा मुक्त प्रदेश है। दुनिया का सर्वाधिक निवेश को आमंत्रित करने वाला प्रदेश है। बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके के व्यक्ति को योग्यता के आधार पर नौकरी की, सरकारी नौकरी देने की भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने की गारंटी देने वाला प्रदेश है। जिस प्रदेश में पहले 40,000 करोड़ रुपए का निवेश नहीं आता था, आज उस प्रदेश में हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। जिस प्रदेश में पहले 100 नौकरी निकलती थी, 10 लाख लोग एप्लीकेंट होते थे, आज उस प्रदेश में जब निवेश आता है 40 लाख करोड़ का, तो अपने साथ 1.25 करोड़ नौकरी की गारंटी भी देता है। ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, इसकी नींव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति कारण है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अपने जवान भी खोए हैं और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी एक पॉलिसी भी बनाई। पॉलिसी ये बनाई कि कोई जवान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार का जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सेना हो, अर्धसेना हो या पुलिस बल के जवान हो, हमने इसके लिए तमाम रिफॉर्म किए। ट्रेनिंग के तरीकों को बदला, उसमें उनकी क्षमता को बढ़ाया, पुलिस के अवस्थापना सुविधाओं को हमने विस्तार दिया। 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों के जो पद खाली पड़े हुए थे उनको भरने का काम किया। आज परिणाम है, 2017 के पहले पुलिस भागती थी, अपराधी पीछे से दौड़ाता था। आज 17 के बाद अपराधी हाँफते हाँफते मर रहा है और पुलिस उसके और उसके आकाओं को सही जगह पहुंचाने का काम भी कर रही है। ये जो बदला हुआ स्वरूप है, यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाता है, जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, अपनी पहचान भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी है। आज उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे जब इस वर्ष के अंत में बनकर के तैयार होगा, देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होगा। सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा मेट्रो संचालित करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नगर निकायों को रखने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश और भारत की आस्था को भी गौरव के साथ आगे बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश। यह शौर्य सम्मान जब हो रहा है, इस शौर्य सम्मान के ठीक एक सप्ताह के बाद 13 जनवरी से और 26 फरवरी के बीच दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम प्रयागराज की धरती पे होने जा रहा है। महाकुंभ प्रयागराज 2025। कहते हैं, शास्त्रीय प्रमाण इस बात को कहते हैं कि 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज को कुंभ के बहाने कैसी उसकी कायाकल्प हुई है। आज आप जाइए, जो 5 वर्ष 6 वर्ष पहले प्रयागराज गया होगा, जो 7 वर्ष पहले प्रयागराज गया होगा, आज के नए प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। तो जाएं वहां देखें थोड़ा कैसे विकास होता है, एक सिटी के डेवलपमेंट की प्लान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इन आयोजनों के माध्यम से। आज नए प्रयागराज में आप देख सकते हैं। अकेले इस वर्ष ही महाकुंभ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
हमने प्रयागराज सिटी को और उसके अगल बगल के जनपदों को भी विकास की धुरी बना करके वहां का एक व्यवस्थित विकास की रूपरेखा तैयार की। परिणाम है 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने सिंगल लेन से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन में बनाने का काम किया है। 14 नए फ्लाईओवर अकेले एक सिटी के अंदर 1 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार हुए हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार हुआ है। एयरपोर्ट नए सिरे से वहां पर आज प्रयागराज के अंदर देखने को आपको मिलेगा और वहां पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ नए कॉरिडोर जो पहली बार लोगों को दर्शन करने के लिए मिलेंगे। अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती देवी का जो मंदिर है उसका कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, भगवान राम और निषाद राज गोयल श्रृंगवेरपुर में जहां मिले थे उनका कॉरिडोर, ये सभी कुछ आपको वहां पर आज देखने को प्रयागराज में मिलेंगे। पातालपुरी का कॉरिडोर, ये सभी कुछ नए पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने और ये सब जानने का अवसर प्राप्त होगा। कुंभ का क्षेत्र विस्तार दिया गया है। याद रखना, इस अवधि में उतने श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे जो दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर होगा। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। 12 से 15 किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं। एक दिन में 10 करोड़ श्रद्धालु भी आ गए तो वह आसानी से त्रिवेणी में, मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में वहां पे डुबकी लगा करके पुण्य प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। कोई समस्या नहीं आएगी। स्वच्छ कुंभ है, इसके लिए 0 लिक्विड डिस्चार्ज पूरे सिटी के अंदर, पूरे कुंभ क्षेत्र में। 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन लिक्विड डिस्चार्ज एक से भी नहीं होगा। जैसे कोई एयरपोर्ट का या किसी एरोप्लेन में आप जाते होंगे, उसमें वहां के टॉयलेट को देखते होंगे, यह व्यवस्था आपको कुंभ में उन 1.5 लाख शौचालयों में भी देखने को मिलेगी। बड़े पैमाने पर वहां पर श्रद्धालुओं जनों का 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। 10,000 से अधिक संस्थाओं को वहां पे भूमि आवंटन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की गई है। देश के और दुनिया का हर व्यक्ति प्रयागराज आने के लिए उत्सुक है और इस पूरे कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ एक डिजिटल कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। कुंभ का डिजिटल मैप देखना हो आपको मिल जाएगा। कुंभ को स्वच्छता के मानक पे आपको परखना हो आपको पता लग जाएगा। कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ही तो आपका चित्र पहले ही हमारे सामने आ चुका होगा कि आप भी प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में। सुरक्षा को डिजिटल फॉर्म में हमने ले लिया है। ट्रैफिक डिजिटल ट्रैफिक के रूप में देखने को मिलेगा। स्वच्छता, ट्रैफिक स्वच्छता का हो या फिर अन्य जितने भी कार्य हैं, डिजिटली वहां पर हम सबको देखने को प्राप्त होगा। और इसलिए इस सदी का ये कुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में भी जाना जाएगा। हम आस्था और आधुनिकता के एक महासमागम के रूप में प्रयागराज कुंभ को तैयार कर चुके हैं। और मैं आईटीवी से जुड़े हुए सभी दर्शकों से यही कहूंगा, वे आए, आस्था के साथ आए, बड़ी श्रद्धा के साथ आए। भारत की संस्कृति की इस महासमागम का हिस्सा बने। प्रयागराज आकर के उनको सुखद अनुभूति होगी और प्रयागराज के उपरांत विरासत और विकास का जो एक अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहा है, वे देखें, अयोध्या भी आए, काशी भी जाएं, मां विंध्यवासिनी के धाम में जाएं, चित्रकूट में जाएं, लखनऊ में आए, लखनऊ से आप श्रृंगवेर
यहां आपके, चाहे वह प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर धाम में हो या फिर आपके सीतापुर जनपद में, अपने उन पवित्र तीर्थों का दर्शन करें। आपको अब बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में भारत की आध्यात्मिक विरासत के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं आईटीबी को एक बार फिर से इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन सभी शहीद जवानों को जिन्होंने भारत माता के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। जिन सदस्यों को आज यहां सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, उन सभी को भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, बधाई देते हुए आईटीबी को इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज परिवार को दिया। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम ज़रूर आपको वादा करते हैं कि जो महाकुंभ का जिक्र किया आपने, जो विकास कार्य हो रहे हैं प्रयागराज में, जो ये महा तैयारी है, वो ज़रूर हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि आईटीवी नेटवर्क भी वहाँ एक महाकुंभ से पहले मंच का आयोजन करने जा रहा है। बहुत ही शीघ्र गति से आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे और जानकारी और देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी दोबारा आपका कि आप आए यहाँ पे मुख्य अतिथि बने। जैसे हमने पहले भी शोरील में दिखाया था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस शौर्य सम्मान कार्य का पहले भी हिस्सा बन चुके हैं। आईटीबी फाउंडेशन से उनका बहुत पुराना नाता है और पुनः वो यहाँ आए, हम आभार प्रकट करते हैं आपके। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज